तो स्वागत है आपका हमारे चैनल की नई वीडियो में। आज हम द किंग ऑफ डायमेंशंस के और एपिसोड लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए एपिसोड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिल सके। एपिसोड 26 सिस्टम ऑनलाइन। शौर्य ऑफ कमरे में बैठकर आराम फरमा रहा था और कल कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। शौर्य थोड़ा चौंक गया। अरे हो शौर्य बबुआ, हमको मिस तो नहीं किए? यूं का है ना, पिछले 2 दिनों से हम इंटरनेट पर भटक रहे थे। इस इंटरनेट पर हमको बहुत सारी जानकारी मिली। हमका तो बिल्कुल नहीं हो रहा है कि आज के समय में इन इंसानों ने इतनी तरक्की की है कि वे इतनी सारी जानकारी नेटवर्क पर स्टोर करके रखते हैं। होस्ट, यू नो नाउ आई कैन स्पीक ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। और तुम्हें पता है, मैंने अभी जो दुनिया का आकार है उसे देखा। मैंने बहुत कुछ नया सीखा, लेकिन मुझे एक बात का बुरा लगा। इन लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को महज एक कहानी मानकर छोड़ दिया है। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी शौर्य, जिसने सिस्टम की बात सुनी, वह पहले तो बहुत खुश हुआ, फिर उसकी बकबक से उसका सिर दर्द करने लगा और बोला, सिस्टम, क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगी? जो भी बोलना है सीधा मुद्दे की बात बोलो। तभी तलवार की आत्मा, जो अभी तक शांत थी, अचानक बोल पड़ी, या मास्टर, अपने सही कहा। देखो नदी कितनी बकबक करती है, मैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मास्टर आप बताए, इतने दिनों में मैंने आपको एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया। जब शौर्य ने ये सुना तो वह बोला, तुम जो मेरे शरीर में मुफ्त में रह रही हो, पहले ये बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है? अगर कोई नाम नहीं तो तुम्हें जो पसंद आए वह नाम बताओ, ताकि हम तुम्हारा नामकरण कर सके। और मुझे बार बार मास्टर कहना बंद करो, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें स्वीकार नहीं किया और तुमने भी मुझे ऑफिशियली अपना मास्टर नहीं बताया। जब तलवार की आत्मा ने शौर्य की बात सुनी तो वह चुप हो गई, फिर कुछ सोच समझ कर बोली, वैसे तो मुझे संस्करण 107 कहा जाता है, लेकिन ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप चाहे तो मुझे कोई अच्छा नाम दे सकते हैं, जैसे कि भवानी, तलवार, चंद्रहास, मुरामासा, ऐसा ही कोई ताकतवर नाम मुझे दे दीजिए। जब शौर्य ने ये सुना तो वह पहले चौंक गया, फिर बोला, क्या तुम भी इतने दिनों से नेटवर्क से जुड़ी थी? तुम्हें कैसे पता चला इन नामों के बारे में? तभी हड़बड़ाकर तलवार की आत्मा बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस दी की मेमोरी पढ़ रही थी। मैं नेटवर्क से जुड़ नहीं सकती। अच्छा तो ठीक है, तुम पहले मुझे अपना मास्टर बनाओ तो मैं तुम्हें एक अच्छा नाम दूंगा, शौर्य ने उसे कहा। तभी तलवार की आत्मा बोली, मास्टर, मैं आपको अपना मालिक बना सकती हूँ, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आप पूरी तरह खून के प्यासे बन सकते हैं और मारकाट करना शुरू कर सकते हो। कभी कभी आपकी ब्लड लस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। तभी सिस्टम बोली, होस्ट को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैरव साधना करने वाले पहले ही ब्लड लस्ट पर काबू पा चुके होते हैं। और रही बात मार काट करने की, तो होस्ट तो नॉर्मली भी लोगों को मारे बिना छोड़ते नहीं। जब तलवार को आत्मा ने सुना तो वह तुरंत शौर्य के शरीर से बाहर आई। शौर्य के सामने एक काले रंग की तलवार हवा में तैरने लगी। तभी शौर्य ने हमेशा की तरह अपनी उंगली पर कट लगाया और कुछ खून की बूंदें तलवार पर डाल दी। बूंद गिरते ही तलवार का रंग धीरे धीरे काले से लाल होने लगा। अंत में पूरी तलवार खून की तरह लाल बन गई। फिर शौर्य ने उसे अपने हाथ में पकड़ा तो उसे उस तलवार के साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ। शौर्य ने उसे हाथ में पकड़ते ही उसे एक नाम सूझा। वह बोला, रक्त सम्राज्ञी, यानी ब्लड एम्प्रेस। आज से तुम्हारा नाम रक्त सम्राज्ञी होगा। जब शौर्य ने ये कहा, अचानक तलवार की आत्मा तलवार से बाहर आए और एक लाल रोशनी के साथ इस आत्मा का आकार बढ़ने लगा। पहले जो एक छोटी लड़की की तरह दिख रही थी, अब वह एक 20 साल की जवान और बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। उसके आंखों में एक अजीब ही जादू था। उसका पूरा शरीर एकदम मदमस्त करने वाला और अट्रैक्टिव था। शौर्य ने जब उसे देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने एक लाल रंग का ड्रेस पहना हुआ था जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट था। वो काफी मादक लग रही थी। तभी शौर्य को अपने तलवार की आवाज सुनाई दी, जो बेहद अट्रैक्टिव थी। स्वामी, मैं आपको कैसी लग रही हूँ? शौर्य के मुंह से अपने आप निकला, बेहद खूबसूरत। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, उसकी आंखों में देखना बंद करो वरना तुम अपना दिमागी संतुलन खो दोगे। ये याद रखो कि वह एक बस आत्मा है। जब शौर्य ने ये सुना तो वह तुरंत होश में आया और बोला, मेरी तलवार तो सिर्फ अपनी नजरों से ही किसी को भी काट सकती है। वाह, मजा आ गया। अब तुम अपने छोटे रूप में आओ वरना मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तभी वह खूबसूरत लड़की एक छोटी क्यूट लड़की में तब्दील हो गई। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या तुम इंटरनेट की जानकारी दिमाग में सीधा कॉपी पेस्ट कर सकती हो? सिस्टम बोली, ये इस बॉस में कुछ भी कर सकती हूँ, यकीन मानो।
ठीक है, फिर मेरे दिमाग में सारी पिछले साल से लेकर आज तक की सारी छोटी मोटी न्यूज अपडेट्स और बाकी की रिलेटेड जानकर कॉपी कर दो। और हाँ, हिस्ट्री मास्टर्स का पूरा सिलेबस और नोट्स भी कॉपी कर दो। शौर्य ने सिस्टम को ऑर्डर दी। शौर्य फिर सोफे पर बैठे बैठे अपना मोबाइल निकाला तो देखा कि उस पर एक नए नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया था। जब उसने उसे चेक किया तो देखा वह आर्या का मैसेज था। मैसेज में लिखा था कि आज रात को वह एक ऑक्शन में जा रही है जहां बहुत सारी चीजों की नीलामी होने वाली है। तभी शौर्य ने सोचा क्यों न कुछ पैसे बनाए जाए। इतना सोचकर उसने आर्या को अग्निहोत्री मेंशन आकर उसे पिक करने बोला। उसकी अपनी कार कल डिलीवर होने वाली थी और आज वह अपने घर की किसी और कार को लेकर जाना नहीं चाहता था। क्या शौर्य ऑक्शन हाउस जाकर किसी नई मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला? कैसा रहेगा शौर्य का अगला कदम? क्या वह अपनी कंपनी चालू कर पाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 27 सिया से मुलाकात। शौर्य अपने सोफे पर बैठकर मोबाइल में गेम्स खेल रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया तो देखा सामने सिया खड़ी थी। सिया ने शौर्य को देखकर घबराते हुए पूछा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? शौर्य ने उसे देखकर हाँ में गर्दन हिलाए और उसे अंदर आने का इशारा किया। सिया अंदर आए और सोफे पर बैठ गई। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, क्या आप आर्या से सच में शादी करने वाले हैं? जब शौर्य ने ये सुना तो उसके ओंठों के कोने थोड़े कांपने लगे। उसे पता नहीं क्यों थोड़ा गुस्सा आ रहा था तो वह बोला, क्या तुम ये पूछने के लिए आए हो? तभी सिया बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रही थी, मैं तो यहाँ आपसे किसी और बात पर बात करने आई थी। अच्छा ठीक है, वैसे तो हमारी कल सगाई हो चुकी है और 1 साल बाद शादी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए शौर्य ने अपने हाथ में पहनी हुई रिंग सिया को दिखाई। इस वक्त वह एक सच्ची स्माइल दिखा रहा था। आज पहली बार वह अपने बहन के साथ अपनी कोई बात शेयर कर रहा था। सिया ने भी देखा कि उसका भाई कितना मासूम है और उसकी स्माइल बिल्कुल ओरिजिनल है। वह सोचने की लगी कि पिछले 20 सालों में उसके भाई के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। वह खुद को भी इस बात पर दोषी समझने लगी थी। वह अपने जगह से उठी और अपना सिर झुकाकर अचानक बोली, भैया मुझे माफ कर देना, मैं कभी आपको समझ नहीं पाई और मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया था, मुझे माफ कीजिए। जब वह ये बात बोल रही थी तो उसके आंखों में आंसू थे जो नीचे फर्श पर टपक रहे थे। शौर्य ने भी उसके दिल का दर्द महसूस किया और बोला, पगली भाई हूँ तुम्हारा, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात हुई? मैंने सभी से रिश्ते तोड़े हैं लेकिन अपनी बहनों से नहीं। प्रिया और जिया से भी मैंने रिश्ते नहीं तोड़े। बस ये याद रखो कि तुम्हारा ऐसा भाई भी है जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। जब सिया ने ये सुन तो वह उछल के शौर्य के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सारी गलतियां माफ हो चुकी थी, उसे अपना भाई मिल गया था, उसके सारे गीले सिकवे उन आंसुओं के साथ मिट गए थे। शौर्य की आंखें भी नाम हो गई थी, वह भी मन ही मन में खुश हुआ था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे कोई तो है जो उसके लिए रोएगा। उसे एक भावनिक आधार मिल चुका था। तभी सिया बोली, भैया मैंने सुना है आपका भी एडमिशन सेंट जेवियर्स में हुआ है, क्या ये सच है? शौर्य ने तुरंत कहा, हाँ ये सच है, आज सुबह ही मेरा एडमिशन वहां पर हुआ है। लेकिन तुम मुझे ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है, फिर हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे, मैं भी तो वहाँ अपनी बीटेक कर रही हूँ। अब मुझे आपके होते हुए कोई तंग नहीं करेगा। तभी अचानक शौर्य को ऐसा महसूस हुआ कि उसके बहन को कोई तंग कर रहा है और इसीलिए उसकी भावना एकदम से उसे महसूस हुई। तो उसने एकदम सर्द आवाज में कहा, सिया क्या कोई तुम्हें कॉलेज में तंग करता है? क्या उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे बहन को तंग करे? जब सिया ने ये सुना तो पहले वह घबरा गई, लेकिन जब उसे शौर्य का अभी बदला हुआ अंदाज याद आया तो वह बोली, भैया वो एक लड़की है जो मेरी कंपीटिटर है, वो हमेशा मुझसे खुद को कंपेयर करते रहती है। लेकिन कुछ महीनों पहले उसने एक अमीर घर के लड़के को फंसा लिया है और अब उसके साथ मिलकर वह मुझे हमेशा तंग करते रहती है। लास्ट टाइम तो उसने हद कर दी, अपने बॉयफ्रेंड को कहकर उसने मेरा प्यार कॉलेज के सामने मजाक उड़ाया। तभी शौर्य, जिसका गुस्सा पूरी उड़ान पे था, खुद को एकदम कंट्रोल करते हुए बोला, डोंट वरी, बस मुझे उसका नाम बता दो। जब सिया को लगा कि उसके भाई को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया तो उसने ऐसे ही कह दिया, उस लड़की का नाम अनिका शर्मा है और उस लड़के का नाम निखिल मंडोरा है। जब शौर्य ने ये सुना तो तुरंत उसका गुस्सा उसके चेहरे पर उभर आया। अब बस वह फटने ही वाला था, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसके सामने उसके सिस्टम ने स्क्रीन प्रेजेंट की जो सिर्फ उसे ही दिख सकती थी। उसे स्क्रीन पर अनिका और निखिल की पूरी कुंडली दिखने लगी। शौर्य ने उसे ध्यान से पढ़ा और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला,
बहना तुम अब कोई चिंता मत करो, कल वो दोनों अपने घुटनों पर बैठकर तुम्हारी माफी मांगेंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। सिया, जिसने देखा कि शौर्य बहुत गुस्से में है और वह एकदम लाल हो चुका था। रूम का तापमान गिरने लगा था। सिया को एकदम घुटन सी महसूस होने लगी थी। उसने धीरे से पूछा, भाई आप गुस्सा हो क्या? जब शौर्य ने सिया की आवाज सुनी तो वह तुरंत होश में आया और बोला, नहीं सिया, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने इधर उधर की बातें की। सिया ने उसे कॉलेज के बारे में बताया और कई नई चीजें जो कॉलेज में करने मिलेगी सब बताया। शौर्य आज बहुत खुश था। उसके साथ आज पहली बार कोई अपना इतना खुलकर बात कर रहा था। कब रात हुई उन्हें पता ही नहीं चला और अग्निहोत्री मेंशन के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से आर्या बाहर आई। आज वह एक लाइट येलो शेड की ड्रेस पहनकर आई थी। ये ड्रेस इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल एक अनोखा कॉम्बिनेशन थी। इस ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक लाइट मेकअप किया था। उसके हाथ में उसकी ब्लड रेड रिंग और उसके गले में उसका नेकलेस उसे और अधिक खूबसूरत बना रहा था। जब वह जल रही थी तो उसके पायल एक मधुर ध्वनि प्रकट कर रही थी। जब सभी ने आर्या को देखा तो वह थोड़ा हैरान हो गए। दीनानाथ जो सोफे पर बैठे थे उन्होंने पूछा, क्या बात है आर्या बेटा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? आर्या ने दीनानाथ को प्रणाम किया और शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, मैं अपने होने वाले पति को लेने आई हूँ। अब क्या होगा आगे? क्या आर्या के जवाब की वजह से कोई और मतलब तो नहीं निकलेगा? क्या होगा ऑक्शन हॉल में? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 28 दी सील ऑफ दक्ष। अग्निहोत्री मेंशन में आर्या शौर्य को लेने पहुंच चुकी थी। उसके सामने दीनानाथ बैठे थे और आर्या ने उन्हें बताया कि बहू उसके होने वाले पति को लेने आई है। जब दादाजी ने ये बात सुनी तो वह थोड़ा हैरान हुए और बोले, हाँ, तुम हमें बातों में फंसाने में उस्ताद हो, लेकिन इस घर में 3 लड़के हैं, तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो? तभी आर्या बोली, चलो आपको अब ये मालूम है कि यहाँ 3 लड़के हैं, मुझे लगा आप बोलेंगे कि यहाँ सिर्फ 2 लड़के हैं। खैर छोड़िए, मैं यहाँ शौर्य को लेने आई हूँ। परसों ही मेरी सगाई हुई है उसके साथ। आर्या अपने हाथ में पहनी रिंग दिखा रही थी। आर्या की बातों में दीनानाथ को उसने ताना मारा था और साथ में अपनी सगाई की बात भी बताई थी। तभी शौर्य अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ चुका था। जब शौर्य ने आर्या को देखा तो उसके दिल में भी घंटियां बजने लगी थी। उसका मन बोल रहा था, जब से मैं वापस आया हूँ मेरे हर तरफ खूबसूरत लड़कियां घूम रही है, साला लाइफ हो तो ऐसी। तभी सिस्टम में उसे टॉन्ट मारा, आहा होस्ट, ज्यादा सपने मत देखो, खूबसूरत लड़कियां हमेशा मुसीबत भी लेकर आती है। वो क्या कहते हैं, फैमी फैटल। जब सिस्टम की बात सुनी तो उसके कदम डगमगा गए और उसने एक लाचारी भरी मुस्कान दी। जब शौर्य आर्या के पास आया तो बोला, मैंने तुम्हें इंतजार तो नहीं करवाया। सॉरी फॉर दैट। आर्या ने उसके हाथ में अपना हाथ डाला और बोली, इट्स ओके, चलो अभी जल्दी से, हम देर हो रही है। ठीक है चलो फिर, वरना ऑक्शन शुरू हो जाएगा और हम कुछ चीजें मिस कर जाएंगे। इतना कहकर शौर्य उसके साथ उसकी कार में बैठकर निकल गया। दादाजी जो सगाई की बात सुनकर सदमे में थे वह बेबसी से मुस्कुराए और बोले, गीता क्या तुमने देखा, शौर्य की सगाई हुई है, वो भी तुम्हारे पसंद की लड़की के साथ। इस पूरे परिवार ने तुम्हें नाराज किया है लेकिन उस लड़के ने इस परिवार को अपनी औकात दिखा दी है। इधर शौर्य और आर्या कुछ मिनटों में ऑक्शन हाउस पहुंच गए थे। आज का ऑक्शन शहर के सबसे बड़े हेवन हॉल में रखा था। इस ऑक्शन में सिर्फ गिने चुने अमीरों को स्पेशल इनविटेशन देके बुलाया था। राणा फैमिली भी इसमें शामिल थी और अग्निहोत्री परिवार को इसका इनविटेशन मिला था, लेकिन शौर्य के छोटे चाचा इसमें नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके हिसाब से एंटीक का ऑक्शन 1 पैसों की बर्बादी थी। ऑक्शन गेट पर गार्ड ने सभी के इनविटेशन चेक करके उन्हें अंदर छोड़ा था। आर्या और शौर्य भी अंदर वीआईपी सेक्शन में पहुंच गए थे। तभी एक बला की खूबसूरत औरत उनके पास आई। उस औरत ने एक नीले रंग का रिवीलिंग गाउन पहना था। उस ड्रेस में एक स्लिट लगी हुई थी जो उसके कमर से लेकर उसके पैरों तक जा रही थी। उसके गले के नीचे का हिस्सा लगभग खुला था। उस औरत की पीठ पूरी तरह खुली थी। वह ड्रेस उसके शरीर के साथ एकदम चिपकी हुई थी। उसकी चाल एकदम मादक थी और वह बड़े बड़ों के दिल को हिलाकर रख रही थी। शौर्य ने इस औरत को देखा तो वह बड़बड़ाया, क्या हमारे देश में इतनी गरीबी आई है कि लोग ऐसे कपड़े पहनकर अपनी गरीबी दिखाते हैं? शौर्य की बात आर्या ने सुनी और उसने उसके हाथ को जोर का झटका दिया और बोली, चुप रहो, ये इस ऑक्शन की ऑर्गेनाइजर है, इसके कनेक्शन बहुत ऊपर तक है। तभी उस औरत ने हाथ बढ़ाकर आर्या को ग्रीट किया और बोली, वेलकम मिस राणा, आपका हमारे इस छोटे से ऑक्शन में स्वागत है।
ओह थैंक यू मिस शनाया, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी आर्या शौर्य का परिचय करते हुए बोली, ये मेरे मंगेतर है शौर्य, जो आज ये ऑक्शन देखने आए हैं। शनाया ने शौर्य को जज करते हुए ऊपर से नीचे तक देखा और हाथ आगे करके बोली, हेलो मिस्टर शौर्य, आपका स्वागत है इस ऑक्शन हाउस में। शौर्य ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और उसे नमस्कार करते हुए बोला, जी धन्यवाद श्रीमती शनाया, ये तो हमारे भाग्य है जो हमारी आपसे भेंट हुई। शौर्य की हरकत देखकर शनाया और आर्या चौंक गई, लेकिन शनाया ने खुद को संभाला और तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और शौर्य को नमस्कार किया। तभी शौर्य आगे बोला, श्रीमती शनाया, अगर मैं आपको एक एंटीक दूं तो क्या आप उसे ऑक्शन में ऐड कर सकती है? मुझे लगता है कि मेरी चीज आपके ऑक्शन में 4 चांद लगा देगी। शनाया, जो पहले से ही उसे श्रीमती बोलने पर नाराज थी, वह थोड़ा चिढ़कर बोली, ओह अच्छा, ऐसी क्या चीज है आपके पास? अगर वह कोई खास वास्तु होगी तो मैं उसे ऑक्शन में जरूर रखूंगी। तभी शौर्य ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक चीज बाहर निकाली। उसके हाथ में एक लाल रंग की प्राचीन सील थी। उस सील पर कुछ मंत्र उकेरे गए थे। कोई अर्धमगधी का जानकर हो तो वह तुरंत पहचान जाएगा कि यह मंत्र अथर्ववेद के है। शनाया ने उसे अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखा और बोली, ये एक ब्लड जेड है। इतने बड़े की जेड की कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा है। क्या आप इसे सच में नीलाम करवाना चाहते हैं? शौर्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, ये सिर्फ एक ब्लड जेड नहीं है, इसके ऊपर अथर्ववेद के मंत्र उकेरे गए हैं और यह हजारों साल पुराना है। इसे धारण करने वाले के शरीर में खून हमेशा पतला रहता है और उस इंसान को कभी भी हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां नहीं हो सकती। जब शनाया ने ये सुना तो उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए उसने तुरंत अपने एक्सपर्ट को कॉल किया। कुछ देर बाद वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। जब शौर्य ने उसे देखा तो शौर्य चौंक कर बोला, अरे सर, आप यहाँ कैसे? उस आदमी ने शौर्य को देखा तो बोला, शौर्य, तुम भी यह ऑक्शन के लिए आए हो? मैं यहाँ पर एंटीक को जांचने का काम करता हूँ, तो क्या ये जेड तुमने लाया है? ओह तो ये बात है, जी सर, मैंने ही इस जेड को लाया है, शौर्य ने विनम्रता से कहा। ये शौर्य के कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर वर्मा थे। वर्मा सर ने उस जड़े सील को ध्यान से देखा और उन मंत्रों को ध्यान से पढ़ा और बोले, ये नामुमकिन है, यही तो वह चीज़ है जिसे राजा दक्ष इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान राजा दक्ष घायल हुआ था तो उसने इस सील को अपने जख्मों पर लगाकर इन मंत्रों को पढ़ा था और उसके सारे घाव भर गए थे। भले ही हमारे पास वह मंत्र थे और उस सील का चित्र और वर्णन था, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था, तो इतिहासकारों ने इसे एक मिथ्या समझा था। लेकिन आज मैंने इसे देखा है तो वह बात जरूर सच होगी। तभी शौर्य बोला, सर क्यों ना हम इसे जांच ले, वैसे भी मैंने इस मंत्र को 108 बार पढ़ा है और मैं इसे सिद्ध कर चुका हूँ। इतना कहकर शौर्य ने अपनी पॉकेट से छोटा सा चाकू निकाला और अपने हाथ की तलहटी में एक कट लगा दिया। फिर शौर्य ने उस सील को अपने जख्म पर रखकर वह मंत्र दोहराया। कुछ ही देर में उसका घाव भर गया, मानो वह कोई घाव बना ही नहीं था। ये सारी बातें देखकर क्या शनाया उस सील को नीलाम करेगी? क्या शौर्य इसे बेच पाएगा, या फिर कोई और ही मुसीबत उसके गले पड़ने वाली है? जानने के लिए बने रहे पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 29 कॉस्मिक लिक्विड। ऑक्शन हॉल के अंदर सभी मेहमान आ चुके थे। सभी मेहमानों के हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक टैब दिया गया था जिस पर सभी नीलामी में बेची जाने वाली चीजों की लिस्ट फ्लैश हो रही थी। तभी सभी के टैब पर एक नोटिफिकेशन आया, सील ऑफ दक्ष एडेड सक्सेसफुली। उसके नीचे उसके चमत्कारिक फायदे और उस वस्तु का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। उसकी शुरुआती कीमत 180 करोड़ रुपए रखी थी। जब सभी ने कीमत देखी तो सबका चेहरा उतर गया, लेकिन जब उसके चमत्कारिक फायदे देखे तो वे हैरान हो गए। वहां मौजूद कई लोगों को उस पर शक होने लगा। तभी कोई बोला, अरे इसे तो प्रोफेसर वर्मा ने जांचा है और उन्होंने इसे वैलिड बताया है। इसका मतलब यह एक सच में चमत्कारी सील है। तभी ऑक्शन हॉल के स्टेज पर शनाया अपने हुस्न का जलवा बिखेरते हुए चलकर आती है। उसे देखते ही सारा हॉल सिर्फ उसे ही देखने लगता है। तभी शनाया अपनी मादक नजरों से सबको देखती है और बोलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी का इस ग्रैंड ऑक्शन में स्वागत करती हूँ। आज इस ऑक्शन में कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, साथ ही साथ कई रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। आज यहाँ कई स्पेशल आइटम बिकने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए और दिल खोल कर बोली लगाए, क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए और आपको आपकी पसंद की चीज़ आज मिल जाए। इतना कहकर उसने सभी ऑडियंस को एक बार फिर देखा और अपने ओठों से एक कामुक मुस्कान बिखेर दी। फिर वह उत्सुकता से बोली, आज के इवेंट का पहला आइटम है लेडी इन ब्लू का डायमंड नेकलेस, जिसे 12वीं शताब्दी में नीदरलैंड की रानी के लिए भारत से बनाकर भेजा था। इस हार पर की गई बारीक कारीगरी हाथ से की गई है और इसके जैसा इस दुनिया में कोई और हार नहीं हो सकता।
इसकी कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए है। आप अपनी बोली काम से काम 1 लाख से बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट अवेटिंग इवेंट। तभी दर्शकों में मौजूद सभी लोगों ने अपनी बोली लगाना शुरू किया। धीरे धीरे बोली बढ़ने लगी और वह कीमत 1,40,40,00,000 तक गई। ये हार आखिर में एक बिजनेस हाउस की मालकिन ने खरीद लिया। जब उसे वह हार हाथ में दिया तो वह आर्या की ओर देखकर घमंड से मुस्कुराई। इसे शौर्य ने भी नोटिस किया और आर्या को सवालिया नज़र से देखा। आर्या ने आंखों से ही उसे इग्नोर करने कहा। उसके बाद कई वस्तुएं स्टेज पर आती गई और बोली लगती गई, लेकिन शौर्य को इसमें से एक भी वस्तु पसंद नहीं आई। यूं सारी वस्तुएं पुरानी थी, बस इसके अलावा इनमें कोई खास बात नहीं थी। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई, दोस्तों अब जो चीज़ ऑक्शन के लिए आ रही है वह एक पत्थर है। इसमें क्या खास बात है ये तो उसके ऑनर को भी नहीं पता, लेकिन उनका कहना है कि ये एक उल्कापिंड है जो अंतरिक्ष से धरती पर गिरा है। तभी एक ट्रॉली पर रखकर एक फुटबॉल के आकार का पत्थर स्टेज पर लाया गया। शौर्य ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसकी आंखें चमक गई। इस पत्थर के अंदर कुछ तो था जो शौर्य की कुंडलिनी शक्ति को स्टिमुलेट कर रहा था। शौर्य इसके बारे में जानना चाहता था। तभी सिस्टम की आवाज आए, होस्ट अपनी कुंडलिनी शक्ति को काबू में करो वरना आसपास के लोग डर जाएंगे। और ये जो पत्थर तुम देख रहे हो वह एक खास पत्थर है। इसके अंदर कॉस्मिक लिक्विड प्रेजेंट है। अगर आपने उसे पी लिया तो आपका शरीर तुरंत ही वज्र से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने तुरंत ही फैसला कर लिया और उसकी कीमत देखी तो पाया कि उसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 10 लाख थी। तो उसने तुरंत 20 लाख की बोली लगा दी। तभी जो अभी तक बोली लगाए या नहीं ये सोच रहे थे, उन्होंने शौर्य की ओर देखा और हंसने लगे। उनके हिसाब से शौर्य एक बच्चा था और उसे क्या ही मालूम इस उल्का के बारे में। तभी शनाया के चेहरे पर एक शरीर मुस्कान आए और वह बोली, दर्शकों क्या हुआ? क्या आप नहीं इस अंतरिक्ष के मेहमान को अपने घर ले जाना चाहते? ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, चलो बोली लगाना शुरू कर दो। शौर्य भी समझ गया कि शनाया क्या चाहती थी। शनाया के लिए जितनी ज्यादा कीमत उतना ज्यादा प्रॉफिट था। धीरे धीरे एक एक करके सभी लोगों ने बोली लगाना शुरू किया। जब कीमत 50 लाख तक गई तो उसके ऊपर कोई बोली नहीं लगा रहा था, तो शौर्य ने कहा, मेरी ओर से 52 लाख रुपए। इतना कहकर उसने टैप पर टैप किया और उसकी बोली अंतिम बोली बन गई। आर्या, जिसे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह हैरानी से शौर्य की ओर देखने लगी थी। आर्या के घूरने की वजह से शौर्य मुड़ा और बोला, मुझे इतना भी मत देखो कि अपना होश गवा बैठो है हुस्न वालों। इतना ही देखने का शौक है तो हमारी फ्रेम ही बनवा लो। जब शौर्य का ये घटिया सी शायरी आर्या ने सुनी तो वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और बोली, पागल लड़का। तभी उस उल्कापिंड को उनके पास लाया गया। शौर्य ने उसे अपने हाथ में पकड़ा और ध्यान से देखा। कुछ देर बाद उसने टेबल पर से एक खाली कांच का जार उठाया और उसके ऊपर उस उल्का को रखा। फिर शौर्य ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके सारा कॉस्मिक लिक्विड उस जार में निचोड़ लिया। आर्या ने देखा कि पूरा जार एक चांदी के जैसे चमकदार तरल से भर रहा है। वह हैरान हुई और बोली, ये क्या बला है शौर्य, तुमने इसमें से ये द्रव कैसे निकाला? शौर्य ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराया और बोला, ये एक कॉस्मिक लिक्विड है। ये एक स्पेस की शक्ति का लिक्विड फॉर्म है। इसे अगर तुमने एक बूंद भी पी लिया तो तुम्हारे अंदर 10 हाथियों की ताकत आ जाएगी। जब आर्या ने ये सुना तो वह हैरान रह गई। तभी शौर्य ने उस खाली उल्का को टेबल पर रखा और उस जार को हवा में ही गायब कर दिया। अब इसे देखकर आर्या और चौंक गई। तभी शौर्य उसे बोला, अभी कुछ मत पूछना, मैं तुम्हें ऑक्शन के बाद सारी बातें बताऊंगा। आर्या ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और वह चुप हो गई। इधर ऑक्शन बड़े ही जोर शोर से आगे बढ़ रहा था। आखिर में उसके ब्लड जेड सील की बारी आई। तभी एक आदमी बोला, क्या हम इस ब्लड जेड सील का चमत्कार अपने आंखों से देख सकते हैं? तभी शनाया बोली, हाँ, पर उसके लिए ये मंत्र आपको पढ़ने आना चाहिए। अगर आप इसे नहीं पढ़ पाए तो फिर ये आपके किसी काम का नहीं। हाँ, अगर यहाँ कोई है जिसने ये मंत्र पहले ही सिद्ध किया हुआ है वह इसे आजमा सकता है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी उठा और बोला, बेटा, मैंने इसे पहले ही सिद्ध किया है, क्या मैं इसकी शक्ति परख सकता हूँ? जी जरूर, प्लीज आप ऊपर आइए। शनाया ने उन्हें आदर से स्टेज पर बुलाया तो वह आदमी उस सील के पास गया और उसने एक चाकू उठाकर अपने हाथ में एक गहरा कट लगाया। उसके बाद उसने उस सील को हाथ पर पकड़कर मंत्र को आंखें बंद करके दोहराया। कुछ ही सेकंड्स में पूरी जख्म भर गई। जब लोगों ने ये देखा तो शोर मचाना शुरू किया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये भाषा सीखकर इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद इसे इस्तेमाल कर पाऊंगा। बस मुझे ये सील चाहिए। कुछ ही मिनटों में बोली 150 करोड़ से लेकर सीधा 500 करोड़ तक गई, लेकिन वह रुक नहीं थी।
इतनी देर से जो परिवार के प्रतिनिधि अपने से बड़े परिवारों की इज्जत कर रहे थे, अब उन्होंने वह सब छोड़ दिया और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दांव पर लगा दी। क्या होगा ऑक्शन में आगे? क्या शौर्य बताएगा अपना राज आर्या को? क्या शौर्य सच में इसे बेच पाएगा या हो जाएगी कोई गड़बड़? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 30 रोडपति से करोड़पति। यहाँ अंदर ऑक्शन हाउस में हंगामा मचा हुआ था। शनाया जो बढ़ती कीमतों के साथ और एक्साइटेड होकर बोल रही थी, वहीं बाहर सोशल मीडिया पर अचानक हंगामा मच गया। किसी ने ये पूरा इवेंट उस सील के चमत्कारिक इफेक्ट को दिखाते हुए रिकॉर्ड करके पोस्ट किया और बाकी का इवेंट लाइव स्ट्रीम कर दिया। इस वजह से पूरे इंटरनेट पर खलबली मची हुई थी। तभी यह पोस्ट किसी बड़े बिजनेस हाउस के नज़र में आई और उनका रिप्रेजेंटेटिव तुरंत ऑक्शन हाउस में आया। उसने अपनी बोली सीधे 650 करोड़ कर दी। ये बोली सुनकर वहां मौजूद लोग चुप हो गए। तभी एक और आदमी सूट पहने हुए अंदर आया और बोला, राजावत परिवार 800 करोड़ की बोली लगता है। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, सिसोदिया परिवार 900 करोड़ की बोली लगाता है। 1000 करोड़ की बोली गायकवाड़ परिवार की ओर से, 1200 करोड़ की बोली राठौड़ परिवार की तरफ से, 1500 करोड़ ओबरॉय कॉरपोरेशन की तरफ से, 1800 करोड़ रायजादा परिवार की तरफ से। तभी आवाज आई, 2000 करोड़ डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ये सुनते ही किसी और ने बोली नहीं लगाई। आखिर अगर ऐसी चीज आर्मी को मिल जाए तो फिर घायल लोगों को जल्दी ठीक किया जा सकता था और देश की सुरक्षा इन बड़े परिवारों की सुरक्षा थी। सभी ने अपने कदम पीछे लिए और एक आदमी यूनिफॉर्म पहने एक सोल्जर स्टेज पर आया। उसने अपने हाथ में लाया ब्रीफकेस खोला और उसके अंदर रखे एक स्पेशल लैपटॉप से 2000 करोड़ ऑक्शन हाउस के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। शौर्य ने जब ये देखा तो वह मन ही मन में खुश हुआ और उसने शनाया को कहकर उस आर्मी ऑफिसर से मिलने की इच्छा जताई। इसी इवेंट के साथ पूरा ऑक्शन इवेंट खत्म हो गया। शौर्य और आर्या इसके बाद अपना पेमेंट क्लियर करने शनाया के पास आए। तभी उसके साथ वह आर्मी ऑफिसर खड़ा था। शौर्य ने सबसे पहले जाकर उससे हाथ मिलाया और अपना परिचय करवाया। उस ऑफिसर ने भी अपना नाम बताकर अपने रैंक के साथ अपना परिचय करवाया। उनका नाम राघव शेरगिल था और वह स्पेशल फोर्सेज में एक मेजर थे। शौर्य ने शनाया की ओर देखा और कहा, श्रीमती शनाया, क्या आप आर्मी द्वारा दिए गए सारे पैसे वापस कर सकती है? आप चाहे तो आपका जो भी कमीशन होगा निकाल कर रख सकती है। जब शनाया और राघव ने ये सुना तो वह दोनों हैरान होकर शौर्य को देखने लगे। तभी शौर्य बोला, ये सील मेरी थी और मैं इसे देश के आर्मी के लिए एक गिफ्ट की तरह देना चाहता हूँ। मैं अपने देश की रक्षा करने वाले लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ? शौर्य की बात सुनकर आर्या ने भी उसका साथ दिया। तभी मेजर गौरव बोले, मिस्टर शौर्य, मैं आपके भावनाओं को समझ सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे लिए ये एक मिलिट्री कमांड थी और मुझे कीमत बढ़ाने की परमिशन थी पर घटाने की नहीं थी। शौर्य भी उनकी बात समझ गया तो उसने अपनी जेब से 2 बोतलें निकाली जिनमें एक नीले रंग का लिक्विड था। शौर्य ने एक बोतल राघव को दी और बोला, राघव सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूं पर मुझे अपने देश की तरफ से पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा। इसी बात पर मैं आपको ये लिक्विड देना चाहता हूं। चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ एक एनर्जी वाटर है। इसे पीने के बाद आपके शरीर में ताकत की मात्रा बढ़ जाएगी और आपके अंदरूनी घाव भर जाएंगे। इसे आपको मेरे सामने पीना होगा। जब राघव ने ये बात सुनी तो उसने एक झटके में सारी बोतल खाली कर दी। कुछ ही देर में उसका शरीर गर्म हुआ और फिर उसका अंदरूनी चोटों का दर्द गायब हो गया। उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई। ये सारे बदलाव देखकर राघव बहुत खुश हुआ और बोला, मिस्टर शौर्य, आप तो कमाल के इंसान हैं। ये पानी जो मैंने पिया इसने मेरे सारे घाव ठीक कर दिए। जिस चोट की वजह से मैं अगले महीने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाला था, अब वो गायब हो गई है। सच में आप तो जादूगर निकले। शौर्य ने बेपरवाही से अपना हाथ हिला दिया और बोला, अगर ये लिक्विड आपके शरीर पर काम करता है तो ये सभी के शरीर पर काम करेगा। मैं आपके आर्मी को ऐसी 1000 बोतल हर महीने दे सकता हूँ, लेकिन ये एक बिजनेस होगा और सैंपल के लिए आप ये बोतल साथ ले जा सकते हैं। इतना कहकर दूसरी बोतल शौर्य ने उसके हाथ में दे दी। तभी शौर्य को कुछ याद आया। अपनी कमर के अंदर वाले हिस्से से एक खंजर निकाला। ये दिखने में कार्बन स्टील की तरह था लेकिन वह कार्बन स्टील नहीं था मगर उससे भी ज्यादा मजबूत मेटल का बना हुआ था। उसके धार वाले हिस्से पर एक हरी रोशनी चमक रही थी। शौर्य ने उस चाकू को टेबल पर रहे सेब पर रखा और वह सेब तुरंत गल गया। ये देखकर राघव बुरी तरह हैरान हो गया। तभी शौर्य बोला, आप सेना में एक मेजर हैं, तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा होनहार सैनिक हो जो इसके लायक हो तो उसे ये अवार्ड के तौर पर दे देना और मुझे इसके कोई पैसे नहीं चाहिए।
जब राघव ने ये सुना तो वह शौर्य से बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने तुरंत सारी चीजें अपने बैग में रखी और वहां से चला गया। इधर शनाया छोटी बच्ची की तरह शौर्य को घूर रही थी, तो शौर्य ने उसे हल्की आंख मार दी और आर्या की ओर मुड़ गया। शौर्य की इस हरकत को सिर्फ शनाया ने देखा था। तभी शनाया बोली, मिस्टर शौर्य, मैंने आपके उस उल्कापिंड के 52 लाख रुपए और मेरा कमीशन निकलकर बचे हुए 1870 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। शौर्य के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आए और वह आर्या को देखते हुए बोला, आर्या देखो, मेरे पास तुम्हारी कंपनी के टर्नओवर की 50 गुना ज्यादा पैसा है, तो क्या कहती हो कल ही कर ले शादी। तभी आर्या का चेहरा लाल हो गया और उसने इतराते हुए कहा, पहले अपनी उम्र तो हो जाने दो, अभी हम दोनों 20 साल के हैं, हम शादी तो इतनी जल्दी नहीं कर सकते। पागल लड़के, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है, और हमारी बात बिजनेस करके पैसे कमाने की हुई थी, ना कि चीजें बेच के कमाने की, समझे। अब इन पैसों से अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, फिर मेरे कंपनी के साथ प्रॉफिट में कंपैरिजन करना, समझे। शनाया भी इस बात पर हंस पड़ी और कुछ नहीं बोल पाई। इसके बाद शौर्य और आर्या ऑक्शन हाउस से बाहर आने लगे। तभी एक औरत और एक आदमी उनके सामने आए, जिन्हें देखकर आर्या थोड़ी सहम गई। शौर्य ने जब इन दोनों को देखा तो उसे कुछ याद आया और अपने मन में बोला, ये तो वही है ना जो लोग सिया को कॉलेज में परेशान कर रहे थे। फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अब क्या करने वाला था शौर्य इन दोनों के साथ? क्या शौर्य इन्हें सिया को परेशान करने के लिए सबक सिखा पाएगा? इन्हें देखकर आर्या क्यों सहम गई थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। तो आज के लिए इतना हाय, तो मिलते किसी और न्यू एपिसोड्स में। एक बात और, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।